Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and today we will cover the part 5 of the topic Foreign Empire. लास्ट सेशन में हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट किया था. आज के सेशन में आगे के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे एंड जहाँ तक कोशिश होगी आज के ही सेशन में पूरे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे, बाइंड अप कर लेंगे इस टॉपिक को. इनिशियली आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटेड डाउन करते चलें. एंड एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखेंगे, उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि जो आने वाले क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनके आंसर जो है आपको पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में ही मिल सकें. चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76. क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कह रहा है. Which of the following Ashokan inscription is devoted to the principle of religious tolerance completely? देखिए क्या कह रहा कि कौन सा अशोक का वो इंस्क्रिप्शन है जो कि डिवोटेड है रिलीजियस टॉलरेंस को, प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रॉक एडिक्ट 12th की, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है. In the 12th major rock edict of Ashoka, there is a declaration of religious longanimity and growth of the essence of all communities. देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो रॉक एडिक्ट 12th है वो रिलीजियस टॉलरेंस को डेडिकेटेड है. और एक और चीज़ आप लोग को बता दिया जाए कि इससे जुड़ा हुआ जो थियोरी पार्ट है, कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट, वो आने वाले सेशंस में आप लोगों को देखने को मिलेगा. चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से किस रूलर के द्वारा अपनी जनता को जो है एडवाइस दिया गया था अपने इस इंस्क्रिप्शन के द्वारा. Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with a view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. देखिए क्या कह रही है इस स्टेटमेंट को, अगर आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए ताकि आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किस रूलर के द्वारा ये कहा गया है. सपोज कीजिए ये क्वेश्चन जो यूपीएससी के 2020 में आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो हो सकता है यूपीपीसीएस में पूछ ले और बीपीएससी में पूछ ले और किसी अदर स्टेट एग्जाम में पूछ ले कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है. Whosoever, देखिए क्या कह रहा है कि किसी के द्वारा भी अपने रिलीजियस सेक्ट की प्रेज करना या फिर किसी दूसरे सेक्ट को जो है ब्लेम करना आउट ऑफ द एक्सेसिव डिवोशन ऑफ हिज ओन सेक्ट विद ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट, ही रेदर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सेवरली. तो ये स्टेटमेंट बच्चों अशोक के द्वारा दिया गया है. अशोक वॉज एन इंडियन एम्परर ऑफ द मॉडर्न डायनेस्टी, ये तो आप लोगों को पता ही है. हु रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी पता है कि कितना वास्ट एम्पायर था अशोक का. मेंशन्ड स्टेटमेंट इज फाउंड, ये जो स्टेटमेंट है अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस की, जो कि रॉक एडिक्ट 12th में मेंशन किया गया है, ये जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये स्टेटमेंट भी बच्चों 12th मेजर रॉक एडिक्ट में ही मेंशन किया गया है. और ये क्या कह रहा है, रिलीजियस हार्मनी के बारे में जो है यहाँ पे अशोक बात कर रहे थे. तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ हम मूव करते हैं. देखिए बच्चों ये यूपीएससी की 2020 का क्वेश्चन था. बहुत ही आप कह सकते हैं कुछ समय पहले का ही एक क्वेश्चन है, तो हो सकता है यूपीपीसीएस में पूछ ले और इसी स्टेटमेंट को चेंज करके यूपीएससी में भी रिपीट कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हर जगह रिपीट होते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है. द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा, अशोक के द्वारा जो धम्मा की नीति दी गई थी उसमें सेंट्रल पॉइंट क्या था. लॉयल्टी टू द किंग, पीस एंड नॉन वॉलेंस, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिलीजियस टॉलरेंस एंड ई लिखा नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव. तो देखिए जो अशोक की जो धम्म पॉलिसी थी जो कि किस पे आधारित थी, इट वॉज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन वॉलेंस. पहला बी वाला पॉइंट आ गया, पीस एंड नॉन वॉलेंस पे आधारित था. रिलीजियस टॉलरेंस की तो अभी हम लोगों ने बात की थी, यानी कि बी और डी आप लोगों को देखने को मिल ही रहा है. अब देखिए इन हिज 12th रॉक एडिक्ट
रिलीजियस लॉन्गेविटी एंड ग्रोथ ऑफ एसेंस ऑफ ऑल कम्युनिटी इज मेंशन। तो देखिए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन तो हमारा सही आंसर होगा नहीं, इट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर है। अशोक के धम्म की जो केंद्र पॉइंट था वो जो है पीस एंड नॉन वायलेंस भी था, रिलीजियस टॉलरेंस भी था। जिस रिलीजियस टॉलरेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 12th मेजर रॉक एडिक्ट में आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। The Ashokan major rock edict which tell us about the Sangam kingdom included rock edicts। तो देखिए क्या कह रहा है, वो कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट्स है, मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जिनमें जो है आपको संगम किंगडम के बारे में यानी कि चोला, पांड्या, सत्यपुत्र एंड केरल पुत्र, उनके साथ साथ श्रीलंका यानी कि ताम्रपनी के बारे में भी देखने को मिलता है। तो रॉक एडिक्ट सेकेंड एंड 13th रॉक एडिक्ट में जो है आपको संगम किंगडम के बारे में जानने को मिलेगा। ये रॉक एडिक्ट किसके थे? अशोक के रॉक एडिक्ट थे, जहाँ पे चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एंड ताम्रपनी के बारे में आपको देखने को मिलता है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, सेकेंड एंड थर्ड द करेक्ट आंसर। The rock edict 2nd and 13 of Ashoka tells us about संगम किंगडम। अभी जो संगम किंगडम की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन थे? चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, केरल पुत्र अलॉन्ग विद ताम्रपनी, श्रीलंका। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन जो आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मैंने आप लोगों से एक चीज़ पहले ही कहा है कि जहाँ भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशंस को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 79 में संगम किंगडम के बारे में पढ़ा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? चोला, देन पांड्या, देन सत्यपुत्र, देन केरल पुत्र, उसके साथ हम लोगों ने ताम्रपनी यानी कि श्रीलंका को देखा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साउथ किंगडम जहाँ पे जो है अशोकन जिसके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है, ये जो चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, चोला, पांड्या, सत्यपुत्र, सातवाहना, इनमें से किसके बारे में जो है उस संगम किंगडम जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है नहीं इंक्लूडेड है। हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम्स इज नॉट मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? चोला, पांड्या, सत्यपुत्र एंड सातवाहनास। तो अभी हम लोगों ने चोला के बारे में देखा, देन पांड्या के बारे में देखा, देन सत्यपुत्र के बारे में देखा। यहीं अगर लिखा होता केरल पुत्र एंड ई लिखा होता ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होता। फिलहाल तो जो है हमारा सही आंसर है डी, सातवाहना के बारे में जो है संगम किंगडम जिसके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शंस में आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। किसके बारे में नहीं मेंशन किया गया है? सातवाहनास के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ। विद रेफरेंस टू द सातवाहना रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साउथ किंगडम में जिसके बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है वहाँ पे सातवाहनास के बारे में नहीं लिखा गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने, इसमें से कौन सा पॉइंट 1 और 2 आपके सामने है, इसमें से 1 और 2 में से कौन सा जो है दोनों ट्रू है या फिर इसमें से कौन सा ट्रू है सातवाहना रूलर्स के बारे में? सातवाहना किंग्स वर द नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, क्या ये सही है? तो बच्चों पहला वाला पॉइंट तो हमारा सही है कि सातवाहना किंग्स वर द नर्चर्स ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। तो देखिए अभी तो हम लोगों ने सातवाहना डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे सिंस हमारे पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो दूसरा पॉइंट भी जो है कि जो पब्लिक एस्पेक्ट था आर्ट का, यहाँ पे जो सातवाहना पीरियड में इसको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिला, यानी कि बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए हम देखते हैं आखिर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या लिखे हुए। सिलेक्ट द कोड लिखा हुआ है हमारे सामने। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ए लिखा हुआ है ओनली 1, बी लिखा हुआ बोथ 1 and 2, सी लिखा हुआ है ओनली 2 एंड डी लिखा हुआ है नाइदर 1 and 2। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ए फर्स्ट और सेकंड ये दोनों पॉइंट जो है सातवाहना किंगडम के बारे में करेक्ट हैं, सातवाहना रूलर्स के बारे में।
बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। सातवाहना रूलर्स पैट्रोनाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत। देख सकते हैं अभी हम लोगों ने क्या कहा था, पहला पॉइंट था सातवाहना किंग्स वर द नर्चर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेज, तो पहला पॉइंट जो सही है। पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन ऑल्सो थ्रू सम लाइट ऑन द रेयर यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। जो भी पॉलिटिकल इंस्क्रिप्शन इस समय प्राप्त हुए थे, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत कम जगह पे जो संस्कृत भाषा का, संस्कृत लिटरेचर का यूज किया गया। ऑल्सो पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इनकरेजमेंट ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स फाउंड फ्रॉम द सातवाहना एरा आर एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। जब हम सातवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे चीज़ें और आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, राजस्थान पीसीएस ने पूछा हुआ है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस ऑन सर्टेन फेस्टिव गैदरिंग। तो देख सकते हैं किसी फेस्टिवल पे, किसी ओकेजन पे जो गैदरिंग हो रही वहाँ पे जो है किस इंस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है कि अशोका ने जो एनिमल सेक्रीफाइस को बंद कर दिया था। दैट प्रोबेबली इंक्लूड अ बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल। चलिए अब क्या ऑप्शन हमारे सामने दिया, रॉक एडिक्ट 1, पिलर एडिक्ट 5, रॉक एडिक्ट 9th एंड रॉक एडिक्ट 11th। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 5th पिलर एडिक्ट के द्वारा जो है उसके इंस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है कि फेस्टिव गैदरिंग पे एनिमल सेक्रीफाइस को जो है बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, प्लस उसमें जो है जो आप कह सकते हैं पशु हत्या थी उसको भी बैन लगा दिया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इन द फर्स्ट रॉक एडिक्ट, देखिए जो पहला रॉक एडिक्ट की हम बात करेंगे, अशोका ने क्या इंस्क्राइब करवाया था, हियर नो लिविंग बींग्स आर टू बी स्लॉटर्ड और ऑफर्ड इन सेक्रीफाइस। देखिए क्या कहा गया, कोई भी लिविंग बींग को जो है उसका स्लॉटर नहीं किया जाएगा, उसका बलि नहीं दिया जाएगा। फॉर्मली इनिशियली आप देखेंगे कि अशोक के किचन में, यानी कि किंग प्रियदर्शी लिखा है, प्रियदर्शी आप लोग को पता है अशोक को कहा जाता है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स को जो है उनको मार करके डेली उनका भोजन के रूप में उनको यूज किया जाता था। बट धम्म के बाद जो धम्मा अशोक ने अनाउंस किया, जो फॉलो करना शुरू किया, उसके बाद ये कहा गया कि केवल 3 क्रिएचर्स, 2 पिकॉक्स एंड अ डियर को जो है मारा जाएगा। वो भी आने वाले समय में ये भी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आउट ऑफ विच डियर इज नॉट ऑलवेज किल्ड इन फ्यूचर, नॉट इवन दीज 3 क्रिएचर्स विल बी किल्ड। देख सकते हैं आप 3 क्रिएचर्स की हम बात करें, 2 पिकॉक और 1 डियर की बात करें जिनकी हत्या, जिन्हें जो है मारा जाएगा। बट उसमें जब हम डियर की बात करते हैं वो भी कभी कभार होगा और आने वाले समय में इन क्रिएचर्स की भी हत्या नहीं की जाएगी। बट एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। अकॉर्डिंग टू द 5th पिलर एडिक्ट की हम बात करते हैं, 5th पिलर एडिक्ट में जो है अशोका ने क्या कहा है, आफ्टर anointed 26 year the following animals were declared to be by my inviolable, that is parrots, manas, aruma, ruddy geese. Fish are inviolable and must not be sold on the 3 chaturmarshis and on the Tishya full moon for 3 days एंड ऑन एवरी फास्ट। तो ये जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा बच्चों, ये स्टेटमेंट जो 5th पिलर रॉक एडिक्ट में है। बाकी यहाँ पे जो हम लोग ने 3 क्रिएचर्स की बात की, इसके बारे में फर्स्ट रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। प्टोलेमी Philadelphus who had diplomatic relation with Ashoka was king of। तो देखिए क्या कह रहा है, प्टोलेमी फिलाडेल्फस वो जिसका रिलेशनशिप जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अशोक के साथ था, वो कहाँ का किंग था, साइरॉन या फिर इजिप्ट या फिर मैकेडोनिया या फिर सीरिया, ये कहाँ का जो है राजा था। तो बच्चों ये इजिप्ट का राजा था। 13th इंस्क्रिप्शन जो है अशोका की, यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि अशोका जो है कॉर्डियल रिलेशन था यवन किंग से। वो कौन कौन से यवन किंग्स थे, रूलर ऑफ सीरिया एंटियोकस सेकेंड थियोस, तुर्मे या फिर तुर्मे द रूलर ऑफ द इजिप्ट जिसे हम टोलेमी सेकेंड फिलाडेल्फस कहते हैं। देन एनिकनी जो अंताकिनी कहिए या फिर एनिकिनी कहिए, मैकेडोनिया का रूलर था। मैग जो कि साइरिन का रूलर था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एलिरोसेंट्रो जो कि किंग ऑफ एपिरस थे। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 भी बच्चों इसी से जुड़ा हुआ है। तुर्मे यानी कि टोलेमी फिलाडेल्फस सेकेंड फिलाडेल्फस की बात की जा रही है, जहाँ पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के रूलर हैं।
चलिए हम देखते हैं, एक बार फिर से उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस को मैं कवर इसलिए करते हुए चल रही हूँ ताकि जब क्वेश्चंस रिपीट होंगे आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स जो है याद हो जाएंगे, एंड इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वहां पे कोई भी चीज आप लोगों की गलत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, तुरुमै जो कि कंटेम्प्ररी था अशोक का, वो कहाँ का रूलर था? इजिप्ट का, कोरिन्थ का, मैकेडोनिया का, या फिर सीरिया का? तो ये बच्चों इजिप्ट का रूलर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंस कंट्रीज लाइक सीरिया एंड इजिप्ट? तो हम लोगों ने क्या देखा, जो मौर्य एम्पायर के रूलर थे, स्पेशली हम लोगों ने अभी अशोक के बारे में पढ़ा, जिनका 5 यवन किंग से अब कह सकते हैं कॉर्डियल रिलेशन थे। तो देखिए क्या लिखा, रूलर्स ऑफ विच फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंट कंट्रीज लाइक सीरिया एंड इजिप्ट? तो यहाँ पे हमारा क्या सही आंसर हो गया, मौर्य एम्पायर के रूलर्स का की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड्स, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Which one of the following which one of the following ancient Indian records is earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? तो हम लोगों ने पढ़ा था 100 गोरा कॉपर प्लेट से जो है आपको पता चलता है कि किस प्रकार से वहाँ मेंशन किया गया कि फेमिन के समय में या फिर किसी प्रकार का क्राइसिस अगर देश में आ जाता है तो हमें उस समय इस्तेमाल करने के लिए पहले ही फूड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ये 100 गोरा कॉपर प्लेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के 1998 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट, जिससे हम 100 गोड़ा कॉपर प्लेट भी कहते हैं, इज अ मौर्यन रिकॉर्ड दैट मेंशंस अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज्ड इन द फेमिन इन द कंट्री। अभी हम लोगों ने देखा अदर जो देखिए अभी हम लोगों ने 100 गोड़ा के बारे में पढ़ा, उसके लिखा हुआ है महास्थान इंस्क्रिप्शन जो बोगरा का है, ये डिस्ट्रिक्ट का, ऑल्सो डिस्क्राइब्स द रिलीफ मेजर्स adopted during the famine in the region। तो देखिए क्या लिखा है, जहां हम लोगों ने 100 गोड़ा इंस्क्रिप्शन में पढ़ा कि वहां पे जो है किस प्रकार से फेमिन में या फिर क्राइसिस में जो है हमें जो है उसका उस समय जो है फूड को यूटिलाइज करने के लिए पहले ही फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से बोगरा के महास्थान इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है, लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें रिलीफ मेजर्स लेने चाहिए फेमिन के समय में उस पर्टिकुलर रीजन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ मूव करते हैं, जो कि यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अशोका नेक्स्ट कलिंग टू द मॉडर्न एम्पायर। क्या ये पॉइंट सही है कि अशोक ने जो है कलिंग को जो एनेक्स किया था? कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू द साउथ। तो क्या जो रीजन दिया हुआ वो रीजन करेक्ट है कि क्योंकि कलिंग जो है लैंड और सी रूट को, जो साउथ इंडिया के लैंड और सी रूट को कंट्रोल करता था, यही कारण था कि अशोक ने कलिंग को मौर्य एम्पायर के लिए अनेक्स कर लिया। तो बच्चों ए भी सही है, एसेशन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए होगा। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले जिस्ट में पढ़ रखा है। चलिए इसके बारे में अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन देखिए क्या लिखा है, द मॉडर्न किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन द रिलीजियस बेसिस। दूसरा पॉइंट रीजन लिखा, द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स। तो देखिए क्या लिखा हो, द मॉडर्न किंग्स डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन द रिलीजियस बेसिस। क्या रिलीजन के आधार पे मॉडर्न किंग्स के द्वारा जो है लैंड ग्रांट्स नहीं किया जा रहा था, और जो पीजेंट्स थे उन लोगों ने लैंड ग्रांट के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। तो बच्चों ऑप्शन जो हमारा एसेशन दिया है वो तो सही है, बट जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि अर्लीस्ट जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड है लैंड ग्रांट का ऑन द रिलीजियस बेसिस इन इंडिया इज फाउंड इन द, ये जो है हमें
रिलीजियस बेसिस पे जो लैंड ग्रांट्स किया गया था, सबसे पहले आपको सातवाहनास के इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलेगा। बट जब हम बात करते हैं मॉडर्न एम्पायर की, तो मॉडर्न एम्परर्स के द्वारा रिलीजियस बेसिस पे किसी भी प्रकार का लैंड ग्रांट नहीं किया गया था। और दूसरा पॉइंट जो ये लिखा हो कि पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट अ लैंड ग्रांट, इसके बारे में कहीं भी जो है आपको पढ़ने को नहीं मिलता, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। इट मीन्स ये जो है हमारा करेक्ट है और जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है। यानी कि सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ हम मूव करते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंग विक्ट्री इज मेंशन। तो देखिए क्या कह रहा है, कलिंग विक्ट्री के बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है। कलिंग विक्ट्री इज मेंशनड इन अशोकास रॉक एडिक्ट नंबर 13। अशोक की रॉक एडिक्ट नंबर 13 में जो है कलिंग विक्ट्री के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे एक मस्की इंस्क्रिप्शन लिखा, रुद्र दमन इंस्क्रिप्शन, देन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, देन हाथीगढ़ इंस्क्रिप्शन, कहीं भी रॉक एडिक्ट 13 के बारे में यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया। इट सिंपली मीन्स ई आंसर हमारा करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग। देखिए क्या लिखा है, इन द मॉडर्न पीरियड टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड विद। तो देखिए मॉडर्न पीरियड में जो टैक्स इवेजन जो भी कर रहे थे उनको जो है डेथ पनिशमेंट दिया जा रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। एक चीज तो आप लोग को पता है कि इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। इस बुक को जरूर और इसके राइटर को जरूर याद रखिएगा आप लोग। जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था पाटलिपुत्र टाउन का, वहाँ पे उसके बारे में जो है अशोक मेगास्थनीज के इंडिका में डिस्क्राइब किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस बुक पाटलिपुत्र वॉज गवर्न बाय 30 मेंबर म्यूनिसिपल काउंसिल। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको डिवाइड किया गया 6 मेन कम्युनिटीज में, विच हैड 5 मेंबर्स। 6th बोर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल था कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। द बोर्ड मेड श्योर दैट एवरी सिटीजन मस्ट पे 1/10 ऑफ देयर अर्निंग। तो देखिए क्या कह रहा है, जो 6 बोर्ड था वो सेल्स टैक्स कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो है कह दिया गया था कि जो हर व्यक्ति को, जो भी सिटीजन है, उनको अपनी अर्निंग का जो है 1/10 पार्ट जो है सेल्स टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और जो कोई भी इससे बचेगा कि वो सेल्स टैक्स ना दे, उसको जो है कल्प्रिट माना जाएगा एंड पनिशमेंट के रूप में डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। द फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज। अब यहाँ से याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 ही आपके सामने है। पूछा हुआ मेगास्थनीज वॉज अ एम्बेसडर ऑफ। तो यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 91 का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, और अगला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है कि मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ। देखिए यहाँ से जो है आंसर आपको देखने को मिल रहा है, फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज। और क्वेश्चन 92 क्या पूछ रहा है, मेगास्थनीज जो है एम्बेसडर थे किसके, तो ग्रीक्स के जो है एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। क्वेश्चन हमारा पहला क्या 91 देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर। किस एम्परर के कोर्ट में जो है फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज आते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये रिप्रेजेंटेटिव किसके थे मेगास्थनीज, ये जो है एम्बेसडर थे या फिर रिप्रेजेंटेटिव थे सेल्यूकस निकेटर के। ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। He had written about the contemporary India and also देखिए मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी है वहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो कंटेम्प्रेरी इंडिया था चंद्रगुप्त के पीरियड का, उस समय जो जैसा भी भारत था उसके बारे में मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या लिखा हुआ है। मेगास्थनीज जो है एम्बेसडर थे किसके, सेल्यूकस के, अलेक्जेंडर और डेरियस एंड द ग्रीक्स। सॉरी यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा सेल्यूकस। ग्रीक एम्बेसडर थे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि किसके एम्बेसडर थे। अगर आपसे पूछता कि किस देश के ये एम्बेसडर थे तो ग्रीक होता बेटा। बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। क्वेश्चन है कि हमारा मेगास्थनीज जो है किसके एम्बेसडर, तो सेल्यूकस निकेटर के
ये अम्बेसडर हैं, बट ही वॉज द ग्रीक अम्बेसडर, ये याद रखिएगा। मेगास्थनीज जो है ग्रीक हिस्टोरियन थे, ग्रीक अम्बेसडर थे, फेमस ग्रीक एम्बेसडर थे। कौन? मेगास्थनीज। ये भारत आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और इन्होंने इंडिका में लिखा है चंद्रगुप्त के रीन का जो कंटेम्प्रेरी इंडिया था उसके बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ही ये रह रहे थे। ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के। 4th सेंचुरी BC में है ये भारत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग हुज रूल डिड मेगास्थनीज केम टू इंडिया। अभी हम लोगों ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आते हैं, और इंडिका में जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के रीन का कंटेम्प्रेरी इंडिया था उसके बारे में लिखा गया है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज भारत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। आज जो हम अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में हम बच्चों, हमारे पास 32 क्वेश्चन रिमेनिंग रहेंगे, उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी। तो देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि मेगास्थनीज के द्वारा 7 कैटेगरी में भारतीय समाज को डिवाइड किया गया था, 7 कैटेगरीज में, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मेगास्थनीज ने मॉडर्न सोसाइटी को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जहाँ पे वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? फिलोसफर्स, फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिशंस, मिलिट्री यानी कि सोल्जर, ओवरसियर्स और स्पाइस एंड एसेसर्स। मेगास्थनीज ने जो है भारत में किसी भी प्रकार की स्लेवरी के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, और इनके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता था। उसके साथ साथ अपनी जाति के बाहर कोई भी व्यक्ति कोई दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं, कोई जॉब नहीं कर सकता था। मीन्स किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए किसी पर्टिकुलर व्यवसाय को ही फिक्स कर दिया गया था। एंड नो वन कुड टेक टू एन ऑक्यूपेशन फ्रॉम द वन फिक्स्ड फॉर हिज कास्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ना सिस्टम। ये सभी बातें मेगास्थनीज कह रहे हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इट सेज दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। तो देखिए क्या कह रहा कि प्राचीन भारत में, किससे आपको पता चलता है कि भारत में उस समय जो है किसी भी प्रकार की दास्ता नहीं थी, स्लेवरी नहीं था। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि मेगास्थनीज ने मेंशन किया है कि मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में किसी भी प्रकार की स्लेवरी नहीं थी, यानी कि किसने मेंशन किया होगा? मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, मेगास्थनीज के इंडिका में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मेंशन किया गया है देयर वाज नो स्लेवरी इन द एंशिएंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कह रहा है, द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस। तो यहाँ इस पर्टिकुलरली मेंशन इन, तो क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि किसमें जो है मेंशन किया गया है मॉडर्न सोसाइटी को जो है 7 क्लासेस 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा कि मेगास्थनीज ने जो है इस बात के बारे में मेंशन किया है कि जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। फाइन, मेगास्थनीज ने जो है मॉडर्न सोसाइटी को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, और जहाँ पे वो 7 कैटेगरीज कौन थी, 7 क्लासेस कौन कौन से थी? फिलोसफर्स, देन फार्मर्स, देन हर्ड्समैन, देन आर्टिशन हम लोगों ने पढ़ा था, आर्टिशंस, देन मिलिट्री, देन ओवरसियर्स और स्पाइस, उसके बाद एसेसर्स। और उसके साथ साथ एक और बात बताई थी मेगास्थनीज ने कि उस समय जो है भारत में किसी भी प्रकार की स्लेवरी नहीं थी। उसके साथ एक और बात बोला था उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ जो है कोई भी व्यक्ति, नो वन कुड टेक टू एन ऑक्यूपेशन फ्रॉम द वन फिक्स्ड फॉर हिज कास्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ना सिस्टम। ये सभी बातें मेगास्थनीज ने कहा बताइए बच्चों? इंडिका में। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ हम मूव करते हैं। डिवीजन ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस इज पर्टिकुलरली मेंशन्ड इन। अब देखिए देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 94, 95, 96, 97 लगातार इसी पे आधारित है कि
मेगास्थनीज के इंडिका में मॉडर्न सोसाइटी को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया, या फिर मॉडर्न सोसाइटी को 7 क्लासेस या फिर 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये कहाँ पे मेंशन है? तो इंडिका ऑफ द मेगास्थनीज, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। 3 क्वेश्चन और हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। कह रहा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन दिव्य वदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोकास इंस्क्रिप्शन। तो कहाँ पे जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज मेंशन किया था 6 कमिटीज के बारे में, 6 कमिटीज ऑफ द 5 मेंबर्स ईच टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। और इन्होंने जो है अष्टोनोमी के बारे में, अष्टोनोमी के बारे में मेंशन किया था। अष्टनोमी का मतलब क्या था? अष्टनोमी का मतलब था टाउन ऑफिशियल्स। अष्टनोमी जो है टाउन ऑफिशियल्स के बारे में मेगास्थनीज ने बताया था। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पे पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में देखने को मिलेगा, मेगास्थनीज के इंडिका में देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ 99th क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। Which of the following statement is true regarding the पाटलिपुत्र, the capital of the मगध किंगडम? तो देखिए क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है जो कि मगध किंगडम का कैपिटल था? तो कह रहा है कि पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय द रिवर गंगेज इन द ईस्ट एंड बाय द रिवर चंपा इन द नॉर्थ। क्या ये सही है? नहीं बच्चों, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय रिवर गंगेज इन द नॉर्थ एंड रिवर सोन इन द वेस्ट। क्या ये सही है? तो ये भी जो है गलत है। चलिए सॉरी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। पाटलिपुत्र, जिसे आज के समय में आप पटना के नाम से जानते हैं, जो कि उदयन के द्वारा बनवाया गया था, स्मॉल फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। ये जो है नॉर्थ में गंगा रिवर आपको देखने को मिलेगा इस पाटलिपुत्र के पास, एंड साउथ में वेस्ट में जो है सोन नदी देखने को मिलती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द following sources gives the detailed account of the city administration of the Mauryas? यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पाटलिपुत्र के बारे में ही बात कर रहे हैं कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास के बारे में जो है डिटेल्ड अकाउंट कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज के इंडिका में, मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखादत्त एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो हमारा सही आंसर है मेगास्थनीज के इंडिका में आपको जो है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास देखने को मिलता है। आज के सेशन को हम यहीं पे बाइट अप करेंगे बच्चों। रिमेनिंग जो 32 क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। चलिए आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड जितना मैक्सिमम हो सके इन लेक्चर्स को अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।